नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहली बड़ी खबर जो किसानों के लिए राहत भरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त पर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार इस सप्ताह के किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर कर सकती। हालांकि जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है उन्हें इस बार राशि नहीं मिलेगी। पिछली 20वीं किस्त अगस्त महीने में जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ 80 लाख किसानों को फायदा मिला था। साल 2019 में शुरू हुई इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है जो बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी है, जहां जातीय समीकरण एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। राज्य की 36 से अधिक सीटों पर स्थिति ऐसी है कि चाहे एनडीए जीते या महागठबंधन विजेता विधायक एक ही जाति का होगा। दोनों गठबंधनों ने उम्मीदवार तय करते समय जातीय संतुलन का पूरा ध्यान रखा है। औराई, फुलपरास, परसा, दानापुर और मोकामा जैसी सीटों पर एक ही समुदाय के उम्मीदवार आमने सामने। यादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कुशवाहा जातियों के बीच सीधा मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। यानी बिहार में इस बार चुनावी जंग पूरी तरह जातिगत बन चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और खबर पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव के गृह जिले गोपालगंज से महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। वर्चुअल रैली के जरिए उन्होंने जंगल राज की याद दिलाते हुए राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का उदाहरण दिया और कहा कि गोपालगंज के लोग उनके कारनामों को भलीभांति जानते हैं। शाह ने राजद पर अराजक शासन चलाने का आरोप लगाया और कहा कि इस चुनाव में बिहार को तय करना है कि भविष्य विकास के रास्ते पर जाएगा या फिर पुराने जंगल राज में। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू गठबंधन का घोषणा पत्र किसानों और महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। बिहार चुनाव 2025 से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा की रैली में राजद और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कराया। मोदी ने राजद पर अपहरण, उद्योग और जंगल राज चलाने का आरोप लगाते हुए जनता से अपील की कि बिहार को इनसे दूर रखकर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र ईमानदार और दूरदर्शी है, जबकि विपक्ष का घोषणा पत्र झूठ से भरा है। मोदी ने युवाओं को 1 करोड़ रोजगार देने और विकसित बिहार बनाने का वादा किया। चलिए अगली खबर देखिए, जो देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां विधानसभा ने मात्र 100 दिनों में पेपरलेस बनकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को रिकॉर्ड समय में लागू कर देश का 18वां गो लाइव राज्य बनने की उपलब्धि हासिल। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस उपलब्धि पर विधानसभा को बधाई दी और इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ी छलांग बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली भले ही इस परियोजना में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला 28वां राज्य था, लेकिन क्रियान्वयन की रफ्तार से उसने नया मानक स्थापित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली से जुड़ी एक और अहम खबर। प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन धूल प्रदूषण को रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी की सुस्ती सवालों में है। ऑटोमेटिक वाटर मिस्टिंग सिस्टम, जो सड़कों की धूल कम करने के लिए स्ट्रीट लाइटों पर लगाया जाना है, अभी तक शुरू नहीं हो सका है। आरके पुरम क्षेत्र में इसके टेंडर की प्रक्रिया ही जारी है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत वाली यह योजना अब नवंबर के बाद ही असर दिखा सकेगी, जबकि दिल्ली वासी पहले से प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ। पुलिस ने हथियार तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सनी साइन गिरोह से जुड़े 2 तस्करों गुरमीत सिंह और सुमित को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए। ये हथियार दिल्ली एनसीआर और राजस्थान के अपराधियों को सप्लाई किए जाने थे। सुमित पहले नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक रह चुका है और उसके खिलाफ लूट के मामले में 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों और हथियारों के स्रोत की तलाश में जुटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिहार की राजनीति और अपराध जगत से जुड़ी इस बड़ी खबर की ओर। मोकामा से पूर्व विधायक और एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह को मोकामा हत्याकांड में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह को अपराध मेरी में स्वराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में उन्हें पटना पुलिस ने हिरासत में लिया था। 30 अक्टूबर की इस वारदात के बाद आज उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों का खुलासा किया जा सके। चलिए अगली खबर देखिए, जो दिल्ली की बिगड़ती हवा और राजनीति में एकता की अपील से जुड़ी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से तुरंत कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है जब सभी राजनीतिक मजबूरियां भूलकर एकजुट होना चाहिए ताकि लोगों को इस गंदी धुंध में सांस लेने से बचाया जा सके। प्रियंका ने कहा कि हर साल दिल्लीवासी इस जहरीली हवा का सामना कर रहे हैं और सरकारों को मिलकर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। 2000 रुपए के नोटों पर रिजर्व बैंक के ताजा अपडेट की। मई 2023 में आरबीआई ने 2000 रुपए के नोटों को सर्कुलेशन से हटाने का ऐलान किया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी 5817 करोड़ रुपए मूल्य के नोट लोगों के पास दबे पड़े हैं, यानी कुल 96.37% नोट ही वापस आ पाए हैं। आरबीआई ने बताया कि ये नोट अब भी लीगल टेंडर हैं और लोग इन्हें आरबीआई के 19 कार्यालयों या डाकघर के जरिए अपने खातों में जमा करा सकते। यह प्रक्रिया क्लीन नोट पॉलिसी के तहत जारी है। चलिए आज के मौसम समाचार पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संकट ने हालात बिगाड़ दिए हैं। राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है और कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार दर्ज हुआ। इस गंभीर स्थिति पर एम्स के पूर्व डॉक्टर गोपीचंद खिलनानी ने सलाह दी है कि जिन लोगों को दिल या फेफड़ों की पुरानी बीमारी है वे अगले 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ दें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण अब फेफड़ों और अन्य अंगों के लिए बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे सांस और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, जो सोने की कीमतों में आई गिरावट से जुड़ी है। बीते सप्ताह कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव के बीच सोना आखिरकार सस्ता होकर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर की एक्सपायरी वाला सोना 224 रुपये गिरकर 1,21,284 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जिससे एक सप्ताह में कीमतों में 2,167 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। वहीं इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 748 रुपये घटकर 1,20,770 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। देखिए अगली बड़ी खबर, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की ऐतिहासिक लॉन्चिंग से जुड़ी है। आज शाम 5:26 पर इसरो LVM-3 रॉकेट से 4,400 किलो वजनी CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जो भारतीय जमीन से अब तक छोड़ा गया सबसे भारी सैटेलाइट हो। यह सैटेलाइट भारतीय नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देगा और पुराने GSAT 7 रुक्मिणी सैटेलाइट की जगह लेगा। यह मिशन भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता को सशक्त करेगा और हिंद महासागर क्षेत्र में रियल टाइम कम्युनिकेशन वो निगरानी सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब बात उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती परीक्षा की। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड A के 1129 पदों के लिए हुई परीक्षा में केवल 39.3% अभ्यर्थी ही शामिल हुए, जबकि 60.7% ने परीक्षा छोड़ दी। 10 जिलों के 244 केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में कुल 39,853 उम्मीदवार उपस्थित रहे। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा में देरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के टकराने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा सकुशल और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरी कराई गई। चलिए अगली खबर देखिए, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के बढ़ते वायु प्रदूषण से जुड़ी है। दिवाली के बाद से दिल्ली फिर गैस चैम्बर बन गई है। 2 नवंबर की सुबह दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई 377 दर्ज किया गया, जबकि एम्स क्षेत्र में 421 और वजीरपुर में 432 तक पहुंच गया। चांदनी चौक, द्वारका और बुराड़ी जैसे इलाकों में भी स्थिति गंभीर रही। गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई। प्रदूषण के चलते शहर में दृश्यता घट गई है और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा से भी कम रही। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली से, जहां आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग को लेकर शुरू हुए सियासी विवाद के बीच योग गुरु बाबा रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग राष्ट्र विरोधी और सनातन विरोधी ताकतों का गुप्त एजेंडा है। बाबा रामदेव ने आरएसएस को आर्य समाज की तरह राष्ट्रवादी संगठन बताते हुए कहा कि इसके लाखों कार्यकर्ता देश की सेवा कर रहे हैं। उनका यह बयान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने आरएसएस पर लगे ऐतिहासिक प्रतिबंध का जिक्र किया था। वहीं आरएसएस नेता दत्तात्रेय हौसबोले ने भी इस बयान का विरोध किया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर के निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। सिविल कोर्ट द्वारा लगाए गए स्टे को अपर जिला जज ने निरस्त कर दिया, जिससे कॉरिडोर निर्माण पर लगा कानूनी अवरोध खत्म हो गया है। आदेश मिलते ही प्रशासन ने रियाज कॉम्प्लेक्स समेत कुल 15 अवैध दुकानों को ढाने की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान भारी पुलिस बल और ड्रोन से निगरानी रखी गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल और अन्य अफसरों की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई।
अब शेष जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब रुख करते हैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का, जहां खाद्य सुरक्षा योजना में अपात्र लोगों पर अब बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। जिला रसद विभाग ने ऐसे 860 लोगों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने पात्र न होते हुए भी सरकारी दर पर गेहूं का लाभ उठाया था। अब इनसे 30 रुपए 57 पैसे प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक जिले में 16,200 राशन कार्डों में से 1,37,789 यूनिट्स को योजना से बाहर किया जा चुका है। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही मिल सके। चलिए अगली खबर देखिए, जो अमेरिका से आ रही है। ट्रंप प्रशासन के नए प्रस्ताव के तहत होमलैंड सिक्योरिटी विभाग अब हिरासत में लिए गए अवैध प्रवासियों का डीएनए सैंपल लेने की तैयारी में है। प्रस्ताव के अनुसार अब किसी भी उम्र के अप्रवासी से बायोमेट्रिक डेटा लिया जा सकेगा, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन, वॉइस प्रिंट और व्यवहार पैटर्न तक शामिल होंगे। डीएनए संग्रह अब केवल पारिवारिक सत्यापन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वीजा, ग्रीन कार्ड और शरण आवेदन की प्रक्रिया में नियमित रूप से लिया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नियम निजता और सरकारी शक्ति को लेकर कानूनी विवादों का कारण बन सकता है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के 7,63,000 किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने भारी बारिश से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट सब्सिडी के रूप में राहत पैकेज को मंजूरी दी है। यह राहत 6 जिलों की 43 तहसीलों के 3,777 गांवों के लिए दी जाएगी, जहां 33% से अधिक फसल नुकसान हुआ है। झालावाड़, टोंक, बूंदी, भरतपुर, दीग और धौलपुर जिले इसमें शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि अन्य जिलों की रिपोर्ट आने के बाद वहां के किसानों को भी राहत पैकेज का लाभ दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का, जहां देव दीपावली के पावन अवसर पर काशी 10 लाख दीपों की रोशनी से जगमगाने जा रही है। कार्यक्रम की शुरुआत शंखनाद और डमरू की गूंज से होगी, जबकि 25 मिनट का काशी कथा 3D शो शिव पार्वती विवाह से लेकर BHU की यात्रा तक की झलक दिखाएगा। आयोजन को 20 सेक्टरों में बांटा गया है ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रहें। रात को लेजर शो और ग्रीन आतिशबाजी इस उत्सव को और भव्य बनाएंगे। इस पूरे आयोजन का उद्देश्य काशी की समृद्ध संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है। चलिए अगली खबर देखिए, जो बांग्लादेश से आ रही है। वहां पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने तख्ता पलट के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए हुआ छात्र आंदोलन दरअसल अमेरिका और पाकिस्तान की साजिश से अंजाम दिया गया आतंकी हमला था। हसीना ने नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिकियों के इशारे पर यह षड्यंत्र रचा, क्योंकि अमेरिका बंगाल की खाड़ी के सेंट मार्टिन द्वीप पर नियंत्रण चाहता था। हसीना ने कहा कि उन्होंने देश नहीं बेचा, इसलिए उन्हें सत्ता से हटाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब रुख करते हैं अयोध्या का, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर में 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS प्रमुख मोहन राव भागवत की उपस्थिति में मंदिर के शिखर पर रघुवंश का ध्वज फहराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को इस कार्यक्रम का औपचारिक निमंत्रण सौंपा। बताया गया कि ध्वज की लंबाई 22 फीट और चौड़ाई 11 फीट होगी, जिसे 42 फीट ऊंचे ध्वज दंड पर लगाया जाएगा। इस समारोह में लगभग 15,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिससे अयोध्या फिर एक ऐतिहासिक दृश्य प्रस्तुत करेगी। देखिए अगली बड़ी खबर पेट्रोल डीजल की कीमतों से जुड़ी हुई। 15 दिनों की राहत के बाद सरकार ने एक बार फिर जनता को झटका दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 2 रुपये 43 पैसे और डीजल के दाम 3 रुपये 2 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। वहीं घरेलू रसोई गैस पर राहत मिली है। 11.8 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 69 रुपये घटाकर अब 2,378 रुपये तय की गई है। अधिकारियों ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने से ये समायोजन किया गया है, जिससे पहले से महंगाई झेल रही जनता पर और बोझ बढ़ेगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है आधार कार्ड से जुड़ी बड़ी राहत की। अब कार्ड धारक घर बैठे ही अपने नाम, पता, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर जैसी जानकारियां ऑनलाइन अपडेट कर सके। UIDAI ने घोषणा की है कि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट पूरी तरह निशुल्क रहेगा। हालांकि फिंगरप्रिंट, आइरिस या फोटो बदलने के लिए अब भी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। नया नियम आधार सेवाओं को तेज और सुरक्षित बनाएगा। साथ ही पैन को आधार से लिंक करना 31 दिसंबर तक अनिवार्य है। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।